मैं आज बहुत समय के बाद अपनी डायरी लिख रही हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि सब कुछ शुरू से लिखूं। उन दिनों मैं एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गई थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। मैं कभी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ी ही नहीं थी। कभी किसी गुंडे बदमाश से मेरा वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारी परेशानी का एक ही इलाज है, आदर्श माथुर। वो शहर के सबसे बड़े वकील हैं और एक बार उन्होंने तुम्हारा केस ले लिया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। मैंने आदर्श माथुर के ऑफिस में फोन करके उनका टाइम ले लिया और अगले दिन बड़ी उम्मीद के साथ आदर्श माथुर से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। मैं भावना निगम। वो आपसे कल फोन पर बात हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आइए ना, बैठिए। हाँ तो भावना जी, क्या प्रॉब्लम है बताइए। वकील साहब, मैं घर पे एक नेचुरोपैथी का छोटा सा क्लिनिक चलाती हूँ। ओके। कुछ ज्यादा इनकम नहीं होती, हाँ बस गुजारा हो जाता है। मेरे घर के पास में एक 4 एकड़ की जमीन है मेरी, जिसपे मेरा एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी का क्लिनिक बनाने का मन है। लेकिन कुछ समय से एक काली नाम के गुंडे ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं उससे कैसे अकेले लड़ूं मुझे नहीं पता। पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। वकील साहब, वो जमीन मेरी जमा पूंजी है। अगर वो जमीन नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आपका बहुत नाम सुना है वकील साहब, इसलिए आपके पास चली आई। पर अगर आपने मुझे दिला दिया तो बहुत एहसान होगा आपका। आप घबराइए मत, आप अकेली नहीं हैं। अब मैं आपके साथ हूँ। मैं उन गुंडों की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि उनकी खोई हुई इज्जत वो तलाशते फिरेंगे और वो उनको कभी नहीं मिलेगी। एक प्रॉब्लम है वकील साहब। क्या? फिलहाल आपकी फीस देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ, अगर जमीन मिल जाती है तो मुझे लोन मिल जाएगा, फिर मैं आपके पूरी फीस आपको चुका पाऊंगी। मैंने आपसे कुछ मांगा क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ काम भावनाओं में बहकर भी किए जा सकते हैं और आप तो खुद ही भावना हो। बस यही हंसी चाहिए तुम्हारे चेहरे पर। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें। अब देखना, अब आप हंसेंगी और आपके दुश्मन रोएंगे। मैं कल आपके घर आ रहा हूं, वो जमीन भी देख लूंगा और आपके हाथ का बना खाना भी खा लूंगा, अगर आप चाहेंगी तो। अब हाँ बिल्कुल, मुझे तो खुशी होगी। मैं तो आपका वेट करूंगी। अब चलती हूँ मैं। ओके। बहुत अच्छा लगा आप आए। वाह भावना जी, सच में तुम्हारे हाथों में कितना जादू है। क्या खाना बनाया था आपने, खा के मजा आ गया। कुछ भी। वैसे वकील साहब, आपने जमीन तो देख ही ली, क्या लगता है कब तक खाली हो पाएगी? हाँ, जमीन तो मैंने देखी है। देखो, समय का तो मैं पक्का नहीं कह सकता कि कब तक खाली होगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ कि वो जल्दी से खाली हो जाए। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। उस जमीन के अंदर एक कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया है। इसी बात की तो चिंता है मुझे। आपने देखी ना कितनी बड़ी जमीन है, कितनी दूर तक फैली है। अगर ये जमीन मेरे हाथ से निकल गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी वकील साहब। अब मैं आ गया हूं ना, अब तुम नहीं, तुम्हारे दुश्मन बर्बाद होंगे। ये आपके हाथ में क्या हुआ? ये चोट लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वाह, इसे कहते हैं कि नेचुरोपैथी का असली ट्रीटमेंट। अच्छा लग रहा है। रुक क्यों गए तुम? करो ना। आराम मिल गया होगा ना अब? ये करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
कीजिए ना, बस ये समझ लेना कि ये मेरी छोटी सी फीस है। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी फीस ही तो मांग रहा हूँ, दे दीजिए ना। वकील साहब, ये क्या इतनी सी फीस भी नहीं दे सकती मुझे? दे दीजिए ना। इतनी सारी दौलत है तुम्हारे पास, क्या इतनी सी फीस भी मुझे नहीं दे सकती तुम? ये सिलसिला जब एक बार शुरू हुआ तो चलता ही रहा, चलता ही रहा। आदर्श लगभग रोज ही आता था और फिर हमारे बीच वही सब होता था जो इतने दिनों से हो रहा था। जब भी मैं अपने केस के बारे में उससे पूछती थी वो टाल जाता था, लेकिन उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक वो मुझे कोई पक्का जवाब नहीं देगा मैं उसे अपने पास नहीं आने दूंगी। भावना, आओ ना जाने मन, अपने ट्रीटमेंट से मुझे खुश कर दो ना। क्यों सता रहे हो? पहले बताओ मेरे केस का क्या हुआ? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? बोला ना हो जाएगा। तुम उसकी टेंशन क्यों लेती? वो टेंशन मेरी है। अब तुम्हारी जमीन खाली हो जाएगी। 4 महीने से बोल रहे हो जाएगा, कब होगा खाली? घबराओ मत, मैं कोर्ट से ऑर्डर ले लूंगा, फिर पुलिस आएगी और उन गुंडों को घर से बाहर भगा देगी। जो भी करना है जल्दी करो, अब सब्र नहीं होता मुझसे। मुझसे भी सब्र नहीं होता। क्यों सता रही हो तुम मुझे? आओ ना भावना। अब ये फीस तभी मिलेगी जब काम पूरा होगा मेरा। मैं तुमसे फीस थोड़े ले रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ मैं। जब भी तुम्हें छूता हूँ तो मेरे बदन में करंट दौड़ जाता है। आओ ना, तुम मेरी चार्जर हो। मेरी बैटरी लो होने वाली है, मुझे चार्ज कर दो ना। तुम्हें चार्ज करने में कहीं मैं डिस्चार्ज ना हो जाऊं। मैं तुम्हें डिस्चार्ज नहीं होने दूंगा और ना ही मैं होऊंगा। आज रात हम दोनों एक दूसरे को चार्ज करेंगे। ये तो वही गुंडा काली प्रसाद है जिसने मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये आदर्श को फोन क्यों कर रहा है? क्या वकील साहब, उस लुंडे के साथ मजे हो रहे? आप उस भावनाओं के साथ खेलते रहिए, तब तक अंदर हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। फिर तो किसी का बाप भी नहीं पटा पाएगा हमें। घबराइए नहीं, आपको पैसा भेजते रहेंगे। और कुछ बोलिए। हेलो हेलो। आदर्श मुझे धोखा दे रहा था। वो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा था और अपनी शारीरिक भूख मिटा रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं इसके भरोसे रही तो मेरी जमीन मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। अपनी जमीन वापस पाने के लिए अब मुझे कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। उस दिन के बाद से मैंने आदर्श माथुर को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। आदर्श माथुर के छल और फरेब ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं समझ गई थी कि दुनिया एक जंगल है, यहाँ सर्वाइव करना है तो
चालाक होना पड़ेगा। सीधे साधे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अब मैं कोई और रास्ता तलाश कर रही थी, कोई ऐसी ताकत जो मुझे मेरी जमीन वापस दिला सके। इसी बीच मुझे लोकल न्यूज़पेपर से पता चला कि इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल, सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर भैरव माइग्रेन नाम की बीमारी से बहुत परेशान है। ये बात पता चलते ही मेरा दिमाग काम करने लगा। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी भी तरह भैरव का भरोसा जीतना है, उसके करीब जाना है। मैंने किसी तरह भैरव का नंबर हासिल किया और हिम्मत करके उसे कॉल कर दिया। कौन? भैरव जी, मैं भावना बोल रही हूँ। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ और मैंने सुना है कि आप माइग्रेन से बहुत परेशान हैं। मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। अच्छा, और अगर ना ठीक किया तो गोली मार दूंगा। ठीक है, मार लेना। क्लिनिक मेरे घर पे ही है, आपको मैं एड्रेस भेजती हूँ। भैरव को बुलाने के बाद मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन कुछ पाने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ता है। भैरव इलाज के लिए मेरे घर आने लगा था। मैं खूब दिल लगाकर उसका ट्रीटमेंट करती थी। कुछ ही दिनों में उसे आराम होने लगा। एक दिन जब मैंने उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, तुम्हारे इलाज से फर्क तो पड़ता है यार, वरना पहले तो मैं एक पल भी चैन नहीं पाता था। वैसे चैन तो अभी भी नहीं मिलता यार। तुम्हारा इलाज मेरी कमजोरी बन गई है। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें हेल्दी और ताकतवर देखना चाहती हूँ। वैसे भी अब तुम्हारा इलाज पूरा होने वाला है, तो जल्दी मैं इसे बंद करने वाली हूँ। यही तो डर है, मैं तुमसे ये इलाज कभी बंद नहीं करवाना चाहता। ऐसा मस्त सुकून और कहाँ मिलेगा भावना। तुम अपना काम कितने प्यार से करती हो यार। वैसे तुम्हें देख के कौन कहेगा कि तुम इतने बड़े गुंडे हो? गुंडा तो मैं लोगों के लिए हूँ यार, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ और ही हूँ। और मेरे लिए क्या हो? मैं तो तुम्हारा भावरा हूँ, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा आशिक। हाँ, एक बात बोलूं, तुम भी मुझे शुरू से बहुत ज्यादा पसंद हो। मुझे हमेशा से तुम जैसा रंगबाज और ताकतवर आदमी बहुत पसंद है, और मैं तुम्हारे रंग में रंग जाना चाहती हूँ। तो आओ रंग जाओ ना। अब भैरव जब भी आता था, डबल ट्रीटमेंट लेके जाता था, एक नेचुरोपैथी का, दूसरा सेक्सोपैथी का। फिर एक दिन नहीं, आज नहीं। क्या हुआ यार? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड खराब है। कुछ तो हुआ है, वरना तुम तो इतनी मायूस कभी नहीं रहती थी। कुछ नहीं, जाने दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। कैसी बात कर रही हो भावना? पहली बार भैरव का दिल किसी लड़की के पीछे पागल हुआ है। अब तुम्हारी परेशानी तुम्हारी नहीं, भैरव की परेशानी है। बताओ क्या बात है। चलो। एक काली नाम के गुंडे ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरी जान, ऐसे 10 काली मेरे जूते के नीचे पड़े रहते हैं हमेशा। मेरा नाम सुन के थर थर कांपते हैं। और काली तो क्या, काली का बाप भी कब्र में से निकल के आएगा और तुम्हारी जमीन आज के आज
और अभी के अभी तुमको वापस करके जाएगा। जिस चीज का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, सच में जिसके लिए इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, वो कोशिश आज सफल होने वाली थी। भैरव ने उसी दिन मेरी जमीन खाली करवा दी। मैं तो खुशी से पागल हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी परेशानी इतनी आसानी से दूर हो जाएगी। उस दिन भैरव मुझे किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। Thank you so much. तुमको अपनी जान मानते हैं, तुम हमको अपनी जान नहीं मानते ना। क्यों? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर मोहब्बत में थैंक यू कौन बोलता? मोहब्बत में थैंक यू और सॉरी के लिए कोई जगह नहीं होती है। मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत होती है और मोहब्बत में तड़प होती है, बेचैनी होती है। भैरव मुझे पागलों की तरह चाहने लगा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी इस चाहत से मेरा दम घुटने लगा था। कुछ भी हो, था तो वो गुंडा ही। वो चाहता था कि जैसा वो कहे मैं वैसा ही करूं, लेकिन मैं फ्री लाइफ जीना चाहती थी और इसलिए अब किसी भी तरह मैं उससे आजाद होना चाहती थी। भैरव से मिलने के पहले से ही मैंने आदर्श माथुर का फोन उठाना बंद कर दिया था और उससे सारे संबंध तोड़ दिए थे। इसलिए वो बुरी तरह बौखलाया हुआ था। अचानक एक दिन वो मेरे घर आ गया और मुझे धमकी देने लगा। तुम पिछले कई महीनों से मेरा फोन नहीं उठा रही हो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? आसानी से नहीं तो मुश्किल से छोड़ोगे, पर छोड़ना तो पड़ेगा। एक 2 कौड़ी के गुंडे ने तुम्हारी जमीन क्या छुड़वा दी? तुम अपने आप को तीसमार खान समझ रही हो? ये मत भूलना भावना, मेरा नाम आदर्श माथुर है। माथुर। तेरी औकात में देख चुकी हो आदर्श माथुर। इधर तू मेरे जिस्म साथ खेल रहा था और वहां उस काले के साथ मिलकर मेरी ही जमीन की दलाली कर रहा था। हाँ, बहुत देखे तेरे जैसे। चल अब निकल यहाँ से। अच्छा, मैं चला जाऊं? क्यों? अब मेरी याद नहीं आती क्या? मुझसे गेम खेलेगी? तेरी ये मजाल मेरी भावना को हाथ कैसे लगा? 2 कौड़ी के गुंडे, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आने दूंगा तेरे को। मुझको जेल भेजेगा साला? उठ, भेज जेल मुझे। ये तो मर गया। इस तरह आदर्श की मौत हो गई और भैरव को पुलिस पकड़ के ले गई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। मेरा दोनों से छुटकारा हो गया। अब मैंने अपनी जमीन पर एक बड़ा सा नेचुरोपैथी सेंटर बना लिया था। अच्छी इनकम होने लगी थी और अब मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी। इसलिए मैरिज साइट्स पे अपने लिए रिश्ते ढूंढने लगी थी और कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही अच्छे लड़के से मेरी शादी हो गई। अरे जानमन, कब तक यहाँ बैठे रहोगी? चलो ना, इतनी रात हो गई, अकेले नींद नहीं आ रही। आप चलो, मैं आती हूँ। ओके, आ जाओ।